नमस्कार, बहुत स्वागत। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ईवीएम का राग कांग्रेस की तरफ से फिर छेड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने 384 प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने पर बैलेट पेपर से चुनाव होने का दावा किया था। इसी तरह की बात दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश के लिहाज से कर रहे हैं, देश के लिहाज से कर रहे हैं, पर उनकी जो संख्या है वो 400 की है। इधर बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हार के बहाने तलाशने के आरोप लगा रही है और एक बार फिर प्रदेश में ईवीएम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। 384 लोग फॉर्म भर दिए और नाम वापस नहीं लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन को मत पत्र से चुनाव कराना उसकी बाध्यता हो जाएगी। तोड़ मड़ोड़ की जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। बचत वहाँ के साथियों ने कहा हम नामांकन भरेंगे, वो तो पाटन की बात थी। हालांकि बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन एक तकनीकी आधार जरूर है। बघेल अपने बयान से पलट भी गए और यह कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। साथ ही बघेल ने कहा कि दुर्ग के पाटन के कार्यकर्ताओं के सवाल पर उन्होंने बयान दिया था। आपको दरअसल उनके दोनों बयान सुनने चाहिए। मत पत्र से होगा तो जो काम सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते वो यहाँ की जनता कर सकती है। 384 लोग फॉर्म भर दिए और नाम वापस नहीं लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन को मत पत्र से चुनाव कराना उसकी बाध्यता हो जाएगी। तो वहाँ तो सभी लोग प्रस्ताव के हम लोग फार्म भरेंगे, 384 से अधिक फार्म भरेंगे। नहीं, मैंने अपील ये कि देखिए, जब ईवीएम का सवाल उठा तो ईवीएम को रोकने क्या उपाय है, तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है जिसमें प्रश्न क्रमांक 303 उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहाँ फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। अब इसको तोड़ मड़ोड़ की जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। बचत वहाँ के साथियों ने कहा हम नामांकन भरेंगे, वो तो पाटन की बात थी, दुर्ग लोकसभा की बात थी। तो शंकाएं तो अभी भी है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है उनका। कोशिश ये कि अशोक बजाज साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े और मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और जाहिर तौर पर सवाल सबसे पहले अनिल सिंह चौहान साहब से। अनिल सिंह चौहान साहब, ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें, हालांकि आंकड़े को लेकर इधर उधर है। बघेल साहब बोल रहे हैं 384, कल दिग्विजय सिंह साहब बोल रहे थे तकरीबन 400। क्या वाकई अगर मतपत्र से चुनाव हो तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जीत जाएंगे? सिर्फ कांग्रेस के कॉन्फिडेंट होने का नहीं है, सवाल लोकतंत्र में जनता के कॉन्फिडेंट होने का है। आप देश की आजादी के बाद से अभी तक आप देख लीजिए, बल्कि अंतरिम चुनाव को भी आप मिला लीजिए जो 47 से पहले हुए, तो आप ये पाएंगे कि जो एक प्लेइंग लेवल कहा जाता है, बराबरी का चुनाव, वो आज पहली बार है कि हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। किसी के खाते सीज हो रहे हैं, किसी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। एक तरफा चुनाव लड़ने का भाजपा प्रयास कर रही है। रहा सवाल ईवीएम का, तो देखिए पूरा हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि जो ईवीएम मशीनें बनाती है वह देश भी बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। तो क्या ऐसी बात है कि विपक्ष के दलों से चुनाव आयोग मिलना भी नहीं चाहता? 2009 में तो आप ही लेकर आए ना चौहान साहब, तब ठीक था। कई राज्यों में आपकी जीत होती है, तब भी ठीक था। 2009 में जब लॉन्चिंग हुई, उड़ीसा में आपकी सरकार चली गई, ठीक उसी दौरान जब उड़ीसा के जो नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ईवीएम गलत है। ललित जी, जब 2000 का नोट सरकार छाप कर कह सकती है कि पता नहीं क्यों बंद हो गई, समझ में आया आपको? जिसमें यह कहती थी कि इसमें एक चिप होगा जो बता देगा कि काला धन कहां पर है, बड़े बड़े चैनलों ने चलाया था उसको, वो बंद कर सकती है। मैं तो कह रहा हूं ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सॉफ्टवेयर और ऐप ऐसे होते हैं जो कई बार सरकार उसको जन सुविधा के लिए लॉन्च करती है, लेकिन बाद में उसमें इतनी कमियां मिलती हैं, खासकर तब जब एआई का जमाना आ गया हो, तो हर चीजों को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हटाया जा रहा है।
और ये सिर्फ चुनाव के फील्ड में नहीं है, कई फील्ड में आप देख लीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सरकार बनाने जैसा काम है, इसको लेकर आज पूरी दुनिया में एक सवाल उठ रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान की जनता मत देखिए आप, क्योंकि इतनी ज्यादा आज कहना चाहिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उतना ही उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो उस स्थिति में अगर हिंदुस्तान की जनता, जहां बहुत ज्यादा लिटरेसी, कई विकसित राष्ट्र है देखिए, वहां की जनता तैयार नहीं है ईवीएम से चुनाव कराने को। तो 2009 की मांग उस समय थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ जा सकते थे, और आज नहीं है। दूसरी बात रहा, आपने कहा कि जब राज्यों में हम चुनाव जीते या दूसरे चुनाव जीते, चाहे 18 में 3 राज्य जब हम एक साथ सरकार बनाए थे, तब भी भूपेश बघेल जी से लेके कमलनाथ जी से लेके सभी ने कहा था एक सुर में कि ईवीएम हमें नहीं चाहिए। ईवीएम से चुनाव, जब जनता संतुष्ट नहीं है तो हम जनता का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जितने राजनीतिक दल हैं, तो जनता की संतुष्टि के लिए इस पद्धति को हटाकर क्यों नहीं देखा जाता। तब भी हमने सवाल उठाए थे, अब भी उठाए हैं। तो जब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है कि इनको हैक किया जा सकता है या इसके माध्यम से चुनाव को दूषित किया जा सकता है, तब से कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है, हम चाहे जीते चाहे हारे। जी जी जी, अशोक बजाज साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। और बजाज साहब, कल बड़ी अच्छी बात कल कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि होता है, हर कोई सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें बदलाव की, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो जब इतना सवाल उठ रहा है तो क्या ईवीएम में भी सुधार की गुंजाइश को नहीं देखा जाना चाहिए, वो भी तब जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, मेरा ख्याल है इनमें से किसी जगह ईवीएम नहीं है। प्लीज बजाज साहब। देखिए, भारत में ईवीएम पूरी तरह सफल है, और ईवीएम के जब जब कांग्रेस पार्टी अभियान में, चुनाव अभियान में पिछड़ती है, जब जब उनको लगता है कि जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहा है, तब तब ये ईवीएम पर सवाल करते हैं। जब ये जीतते हैं कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनती है, तब ईवीएम सही काम करता है, और जब इनकी सरकार खिसकती है तो ईवीएम जो है धोखा देता है। तो ये कांग्रेस की आदत है। आज के जमाने में जब डिजिटल क्रांति का युग है, और इस स्थिति में ईवीएम जो है सरल माध्यम है, आसान माध्यम है। अभी तो और नई टेक्नोलॉजी आएगी, हमें तो लगता है कि आने वाले दिनों में लोग अपने घरों में मोबाइल में बैठकर वोट करेंगे। इस स्थिति में ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे? कांग्रेस वाले केवल ईवीएम की दुहाई देते रहेंगे, चुनाव प्रणाली की दुहाई देते रहेंगे, लेकिन धरातल जो इनकी खिसक गई है, धरातल जो खिसक गई है, धरातल को लेकर एक सवाल मेरा रहेगा। बजाज साहब, मैं आऊंगा आपके पास थोड़ा सा और एक बार 2009 के सेशन में चलेंगे। मनीष बोरा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष बोरा साहब, ईवीएम, हालांकि ये बात, दोनों ही बातें हैं, जहां ईवीएम से शुरुआत हुई, बाद में वो देश पीछे आए, विकसित देशों की फहरिस्त में ऐसे लंबे चौड़े नाम हैं, और यह भी तय है कि जो हारता है ईवीएम पर सबसे पहले बेवफाई के आरोप लगाता है। जी बोरा सर। मनीष बोरा सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिर से संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे, और लगातार मेरा ख्याल है कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है। तब तक अनिल सिंह चौहान साहब, आपके पास में आ जा रहा हूं। ईवीएम के विकल्प, हम बेहतर तकनीक का इस्तेमाल इस लिहाज से करते हैं कि टाइम बचे और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो। अब सवाल ये भी कि अगर बैलेट से होगा तो फिर आरोप लगा दिए जाएंगे कि बैलेट लूट लिए गए, बंदूकों के दौर शुरू हो जाएंगे। अनिल जी। देखिए ललित जी, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान आजादी के बाद से लगातार हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सुधरती रही, आपसी भाईचारा, सभी धर्मों में, जातियों में सामंजस्य भी लगातार बढ़ता रहा, रूढ़िवादिता को हमने खत्म किया, आधुनिक तकनीक को हमने स्वीकार किया। इस तरह से चीजें रोज अपग्रेड होती रही, कानून व्यवस्था भी उसी तरह बेहतर होती रही। अभी 2014 के बाद जरूर हिंदुत्व तो तथाकथित तौर पे खतरे में आ गया और धर्मों के बीच खाई बढ़ा दी गई, जातियों के बीच बढ़ा दी गई। लेकिन आज आप तकनीक को अगर समझें तो अगर तकनीक की जरूरत जहां नहीं है, जिन देशों में, विकसित देशों में, आज हम भी बहुत बहुत बड़ा लाव लश्कर है, हमारे पास कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए बहुत से संसाधन है, बहुत बड़ी फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, सीमा सुरक्षा बल है। तो आज की स्थिति में मैं नहीं समझता कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है।
कि अगर हम बैलेट से चुनाव कराएंगे तो हम कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे। जब आजादी के परिस्थिति में हमने चुनाव करा लिए 1952 में, तो आज मैं नहीं समझता कितनी बड़ी बुरी स्थिति होगी। दूसरी बात ये देखिए, आपने तो टीएन शेषन साहब के दौर पे आप ले गए थे। मैं आ रहा हूं आपके पास, बजाज साहब लगातार बने हुए। बजाज साहब, 2017 की एक खबर में जरा कोट कर दूं आपको, ये 3 अप्रैल 2017 को लिखी गई, बाद में हालांकि इसमें बहुत सारे अपडेट हुए थे। अधिकारी में भी आपको बता दूंगा, सेलिना सिंह थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वीवीपैट पर्चा बीजेपी पार्टी का ही निकल रहा था। इसके बाद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया गया। सेलिना सिंह थी तब चुनाव अधिकारी। इन सब बातों को देखकर भी आपको लगता है कि क्या इस बात पर सोचना चाहिए बजाज साहब? देखिए कि कांग्रेस पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति पर भरोसा नहीं। क्या ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि खुद पुराने युग में पहुंच जाए? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है बहुत लंबे समय तक चले, उनकी गिनती लंबे समय तक देर तक चलती रहे? अरे भाई, ये तो क्या अपग्रेड होते जा रहा है। अमेरिका, जापान, रशिया जैसे बड़े देश क्या आदिम युग में चले गए बजाज साहब, क्योंकि वो बैलेट से चुनाव करा रहे हैं? जापान क्या आदिम युग में चला गया? कुछ भी तर्क मत दीजिए साहब। आज अगर तकनीक में गड़बड़ी आई है तो आप ये तर्क मत दीजिए कि जो बैलेट से चुनाव होने लगेगा तो हम जैसे आदम बाबा के जमाने में तो वैसे हो जाएंगे, हम आदिम मानव बन जाएंगे। इस तरह के तर्क विद्वान दर्शक सुनेंगे आपका। और यहाँ पर ईवीएम पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपने विधानसभा चुनाव में आपके प्रवक्ता का ये कहते रहे कि हमारे वोटों में कमी नहीं आई। तो एक तरफ आप कहते हैं वोटों में कमी नहीं आई, एक तरफ कहते हैं ईवीएम ने हमारा वोट चुरा लिया। तो दोनों में से एक बात आप बोलिए ना, दोहरी बात मत। ये मार्के की बात है चौहान साहब, इसका जवाब बनता है। आप कह रहे हैं कि वोट परसेंट तो बरकरार है, फिर आप कह रहे हैं कि ईवीएम ने वोट दबा दिए। इस पर एक शॉर्ट आंसर, फिर सर के पास जाना होगा हमें। चौहान साहब देखिए ललित जी, हमारे वोट परसेंटेज बरकरार हैं, इन आंकड़ों की बात अलग है। और ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह सिर्फ कांग्रेस का फोबिया है, अशोक बजाज जी को और भाजपा को। यहां सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, बड़े बड़े सामाजिक संगठन, अधिवक्ताओं के संघ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, कई राजनीतिक दल, सभी लोग मांग कर रहे हैं। भाजपा को छोड़कर लगभग सभी दल कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सवाल लोकतंत्र में जनता के विश्वास का है। ये जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। तो जब विश्वास ही खत्म हो जाएगा, लोगों को यह लगेगा कि साहब चीटिंग हो रही है हमारे मत के साथ, तो राजनीतिक दलों के बस विश्वास का सवाल नहीं है। यहां जब आम आदमी को यह महसूस हो रहा है चीटिंग हो रही है, मैंने टोका था, लोगों को नहीं लग रहा है, जो चुनाव हार रहे हैं ना उन्हें ज्यादा लग रहा है। चौहान साहब मैं ललित जी, मैं आपको बता दूं, अब मैं नहीं जानता कि आप कितनी जगह जाते हैं, आप भी विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन मैं कई छोटे से छोटे गांव में गया हूं। अभी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक छोटे से गांव में हम लोग गए थे, आदिवासियों के बीच बैठे थे। बोले साहब हम तो मशीन पर दबाते हैं, लेकिन कहां जाता है समझ में नहीं आता। जब तक ठप्पा ना लगाए हमको विश्वास ही नहीं जमता। ये वो नहीं कह रहे हैं जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, वो भी कह रहे हैं जो 24 साल के युवा हैं। निश्चित रूप से चीटिंग होती होगी यार। जब मेरे बैंक के खाते से पैसा चला गया तो वोट चुरा लेना कौन सा कठिन है? जब मैंने ओटीपी भी नहीं बताया और बैंक के खाते से इतना सुरक्षित बैंकिंग होने के बाद भी जब बैंक का पैसा चला जाता है तो वोट चुराना कौन सा कठिन काम है? क्योंकि ये जनता का सवाल है ललित जी। बैंक पूरे अंतरजाल नेट से जुड़ा हुआ है। ईवीएम की प्रोसेसिंग नेट से एट अ टाइम नहीं जुड़ी होती। मैं आऊंगा आपके पास। मनीष वोरा सर जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास जाना होगा। वोरा सर, चुनाव जीते तो ईवीएम बेहतर, चुनाव हारे तो ईवीएम बेवफा, कमोबेश यही हर राजनीतिक पार्टी का बयान होता है। एक बात अब तर्क ये दे रहे हैं बघेल साहब कि इतने नामांकन 384 के आसपास अगर हों तो चुनाव बैलेट पेपर से करवाने पड़ेंगे। इन सब के बीच सवाल यह भी है कि कई बड़े देश, विकसित देश ईवीएम से अपने आप को अलग कर चुके हैं। वोरा सर बहुत शॉर्ट में प्लीज, फिर अगला सवाल मेरा रहेगा। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कांग्रेस इस सवाल को उठा रही है। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारा मतदाताओं का मत जो है वो चुरा लिया जा रहा है। तो 2014 में जब ईवीएम से चुनाव हुआ था उस समय शायद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय उन्होंने ईवीएम से चुनाव क्यों कराया? उनको बैलेट से चुनाव करा लेना चाहिए था। दूसरी बात ये कि ईवीएम को किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो दूसरे से मत चुराया जा सकता है, जबकि मैं खुद एक टेक्निकल बंदा हूं, मैं ये जानता हूं कि ये चीज संभव नहीं है। जहां पर ईवीएम की जो चिप होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग जहां पर होती है उसी जगह पर उसके कोड में हेरफेर किया जा सकता है और कहीं भी उसको खोल के उस पर हेरफेर नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज टेक्निकली है। और दूसरा, इसका जो दूसरा टेक्निकल पहलू ये है कि इलेक्शन कमीशन जब
चुनाव होते हैं उसके पहले सारे राजनीतिक दलों को जो है इस बात का पत्र लिखा जाता है कि आप आइए और आकर के रेंडमली हमारे स्ट्रांग रूम से कोई भी ईवीएम को आप चेक कर लीजिए, उसमें मॉक पोल करके देख लीजिए, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उस मशीन को हम अलग करके दूसरे मशीनों से चुनाव कराएंगे। तो उस समय कांग्रेस या अदर राजनीतिक दल या बाकी लोग जाकर के इस बात का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दर्ज कराते, क्यों वहां पर इस बात को लिख करके देते हैं कि नहीं ईवीएम सही है? उस समय आप ऑब्जेक्शन करिए, जब आप चुनाव के पहले आपसे सब कुछ पूछा जाता है। और ये प्रक्रिया एक बार नहीं होती है, जहां तक मुझे जानकारी है ये प्रक्रिया 3 बार 4 बार होती है, सही कह हर रहे हैं जिले में होती है, हर पोलिंग बूथ में होती है। तो इस जगह पर भी कांग्रेस को जाकर के ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ठीक ठीक। वोरा सर एक सवाल, मैं आऊंगा आपके पास। बजाज साहब, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अभी एक बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बयान दिया कि ईवीएम पर सवाल राष्ट्रद्रोह जैसा है। क्या आडवाणी जी के संदर्भ में या आपके एक सांसद जिन्होंने ईवीएम को लेकर किताब लिखी थी, उनके संदर्भ में भी ये राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, बजाज साहब? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के नाते उस पर मैं किसी प्रकार की टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, आयोग पर नहीं लेकिन करनी एक है। बात तय है कि 4 जून को ये बात तय है कि ठीकरा ईवीएम पर फूटने वाला है। इसका मतलब है कांग्रेस आई जो है, कांग्रेस गई होने वाली है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है और उसके लिए श्रेय अगर किसी को जाएगा तो इस देश के हमारे मतदाताओं को श्रेय जाएगा। मतदाता देश की मजबूती के लिए और विकसित भारत निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, लेकिन ये लोग ईवीएम को दोष देंगे और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। कांग्रेस के पास हार के लिए अपने जो कारण है, अपने अंतर्द्वंद इनको दिखाई नहीं देते, इनकी गुटबाजी इनको दिखाई नहीं दे रही है, अपनी गलत बयानबाजी इनको दिखाई नहीं दे रही है, एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस में हालत ये हो गई कि कांग्रेस को छोड़ कर लोग निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है बजाज साहब, में कोई रहना नहीं चाहता। 2018, 2019, 2020 ओम माथुर के जिम्मेदारी संभालने तक कमोबेश यही स्थिति बीजेपी में थी। ये बात आप खारिज कर सकते हैं, बट हकीकत यही थी। मनीष वोरा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वोरा सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी, आप टेक्निकल ग्राउंड से आते हैं, आपने ये बात भी बहुत अच्छी कही कि भाई जब जहां सवाल उठाने चाहिए आप वहां पर सवाल उठाइए, लेकिन ये आड़ ली क्यों जा रही है और कांग्रेस जैसी पार्टी इसका इस तरह से आड़ क्यों ले रही है, ईवीएम की आड़? वोरा सर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, कांग्रेस के संदर्भ में हम बात करें तो वर्तमान परिस्थितियां, जैसा कि अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति जैसी अभी देश में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, तो स्थितियों में जब जनता का विश्वास अर्जित करने की जहां तक बात है, तो जनता से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। कांग्रेस निश्चित रूप से वो मुद्दे उठा रही है जो जनता के बीच हो सकते हैं। महंगाई निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको उठा रही कांग्रेस, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज को जनता से कितना जोड़ पा रही है और जनता उनकी बातों पर कितना विश्वास कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि हमको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, तो इस बात को समझना होगा। जनता यदि आप पर विश्वास करती है तभी आप पिछले चुनाव में 70 सीटें जीत करके छत्तीसगढ़ में सरकार में आते हैं। तो जब इस तरीके की बातें आती है वहां पर सोचना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये भी है कि कांग्रेस या अदर जो लोग हैं वो लगातार यदि ईवीएम पर सवाल उठाते, मुझे लगता है कि केंद्र को या चुनाव आयोग को जो है एक बार ये करना चाहिए कि सीधे तौर पे, मुझे यहाँ तक जानकारी उन्होंने किया भी है, कि सीधे तौर पे कहा जाए कि आप आइए और ये सिद्ध करके दिखाइए कि कैसे ईवीएम से वोट चोरी हो सकते हैं। क्योंकि यदि आप किसी बात का आरोप लगा रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आता है। और मेरा ख्याल है वोरा साहब कई बार हुआ चाहिए देश के सामने और ये कई बार हुआ, ये डेमो कई बार हुआ। हो सकता है। केजरीवाल साहब ऐसा ही कोशिश कर चुके, दिग्विजय सिंह ऐसी कोशिश कर चुके, टेक्नोक्रेट्स को ला के ऐसी कोशिश हुई है, वो कामयाब तो हुई नहीं। सर ललित जी मुझसे पूछा जी, आप ही से मैंने पूछा कि ऐसी कोशिश कई बार हुई। दिग्विजय सिंह साहब एक बार डेमो दे चुके हैं, अरविंद केजरीवाल इस तरह के डेमो आम आदमी पार्टी कोशिश कर चुकी है, पर उसके बाद आयोग ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। बार बार तो आयोग ये करेगा नहीं ना, वोरा सर। जी हाँ, मैं उसी चीज को कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये बातें निकल करके आ रही है और जिस फोरम में, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसको पहले भी कहा
कि जिस फोरम में आपको रखना है। देखिए ये जो प्रक्रिया होती है चुनाव के पहले, राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव आयोग जो है इस प्रकार की बातें करती है। सारे राजनीतिक दलों को पत्र लिखा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अगर के चेक करिए। उसके बाद जब वो मशीनें होती है, मशीनें जब जिलों में जाती हैं, जिलों में भी जिला स्तर पर भी ये प्रक्रिया होती है। उस पर पोलिंग बूथ में मतदान के पहले भी उस मशीन में मॉक पोल करके देखा जाता है, और जब उसमें सब कुछ समान होता है उसके बाद उसमें लिखा जाता है और सारे दल उसमें साइन करते हैं, उसके बाद हो जाता है। तो उस जगह पर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं चुनाव तो ऑब्जेक्शन करते हैं। ये बड़ा सवाल है। और मैंने कहा ना कि जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी आवश्यकता है कांग्रेस के लिए, और उस बात को कांग्रेस को समझना होगा कि जनता का विश्वास आप जीतिए, जनता से कम्युनिकेट करिए। निश्चित रूप से कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो बहुत बुलंद मुद्दे हैं, जिन चीजों को लेकर के कांग्रेस जा रही है देश में आज जो भारतीय ऋणों की स्थिति उसको लेकर जो कांग्रेस कॉल उठा रही है वो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई ज्वलंत मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों से जनता को आप कितना जोड़ रहे हैं और जनता कितना कांग्रेस पर विश्वास कर रही है, कनेक्शन आप जनता के साथ करें, उस पर आप जनता के साथ विश्वास करें। यही वजह है कि बजाज साहब एकदम कॉन्फिडेंस है 400 को लेकर। कनेक्शन एक बड़ा मसला। अनिल सिंह चौहान साहब, इतने मुद्दे हैं। हम आपको न्यूज 18 का ही सर्वे बताएं कि 56% लोग जब वोट दे रहे होंगे तो उनके मानस में बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, बट कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा है? चौहान साहब देखिए ललित जी, कनेक्शन पूरा बन रहा है। समस्या ये है कि जो प्लेइंग लेवल की बात होती है सभी खिलाड़ियों को बराबर का मौका देने की, और आप अगर इतिहास में भी देख ले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल को, यहाँ तक कि भाजपा हमेशा इमरजेंसी का रोना रोती है। जब आप इनसे 2024 की बात पूछेंगे तो 47, 48, 74, 75 गिनाने लगते हैं। उस समय भी इंदिरा जी ने सबकी जेल से रिहाई की थी और एक लेवल प्लेइंग हुआ था, सभी लोग बराबरी पर खेले थे। लेकिन आज आप देखिए कांग्रेस बस की बात नहीं है, सारे विपक्ष को जेल में ठूसने का काम, उनको ईडी आईटी के माध्यम से भयादोहन करने का काम, भयभीत करने का काम, और अदानी अंबानी के पैसों से लोगों को तरह तरह से ब्लैकमेल करने का काम जो चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छे से जानती है। उसी कड़ी में रहा सवाल ईवीएम का, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं ललित जी, आने वाले समय में आप खुद देखिएगा इस बात को। एक लोकप्रिय चैनल पर हम सब बैठे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है। मैंने भी मशीनों का रेंडमाइजेशन देखा है। मैं आईटी सेक्टर से भी जुड़ा रहा हूं, मैं रेंडमाइजेशन में भाग लिया हूं, सभी जो कलेक्टर कार्यालय में होता है मैंने देखा है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि आप एक चिप जो डीएक्टिवेट हो उसको बाद में एक्टिवेट किया जा सके, उसके माध्यम से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ भी पॉसिबल है। और सबसे बड़ी आपत्ति हमारी ये है कि चुनाव आयोग से जब विपक्ष समय मांग रहा था तो सारे विपक्ष को समय देने से इनकार करना लोकतंत्र में, मैं समझता हूं वो थोड़ा थ्योरेटिकल। इस पर बहुत कहा गया, आपने भी कहा, बहुत अच्छा कहा। सवाल ये है कि आयोग बार बार आपत्तियों पर भी अगर काम करता रहेगा तो फिर वो अपना काम करेगा कैसे? बजाज साहब 30 सेकंड में आपका कमेंट प्लीज, वक्त बहुत कम बचा है। बजाज साहब देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ईवीएम पर विश्वास करना चाहिए, और अब जो नई तकनीक आ रही है, नई तकनीक के आधार पर न केवल चुनाव का कार्य बल्कि सारी चुनाव शासकीय कार्य भी अब नई तकनीक के आधार पर हो रहे हैं। अब कोई कैलकुलेटर में 2 गुनी 2 करेगा 4 ही आएगा, 2 गुनी 2 करने से 6 नहीं आ सकता। तो कैसे यही बात तो है ना, केवल इसीलिए तो मैं आपसे 2009 में आडवाणी और राव साहब के रेफरेंस में इसलिए तो सवाल पूछ रहा था, तब भी तो 2 दूनी 4 ही हुआ करता था। खैर, वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। ये चर्चा हमारी चली और बहुत अच्छी चली, सभी ने अपनी बात रखी। आगे भी इसी तरह से चर्चा के सिलसिले चलते रहेंगे। सवाल यही है, दरअसल ईवीएम के साथ अच्छी बात यह है कि वो तो अपनी बेवफाई पर कोई शेर व शायरी करने आएगी नहीं या बताने आएगी नहीं, आरोप के जवाब देने आएगी नहीं। पर उसके बिहाफ में मैं दर्शकों का धन्यवाद दे देता हूं, और चलते चलते आपको जरूर सुनना चाहिए कि ईवीएम भले ही अपनी बेगुनाही और बेवफाई को लेकर कोई बात कह पाए या ना कह पाए, लेकिन चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर शायरी और तंज दोनों कसा था। चलते चलते इसका मजा ले लीजिए। धन्यवाद। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई?